डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। और आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है, तो उनके काफी सारे हमें मेल्स भी आ रहे हैं कि मैम हाउ टू टैकल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जहां स्टूडेंट्स को आ रही है वो पोएम्स में आ रही है, जहां पोएम्स आ रही हैं कॉम्प्रिहेंशन की जगह। आज हम एक ऐसा ही पेपर करने वाले हैं। ये मैं आपको सीयूईटी का पेपर, इंग्लिश का पेपर जो 23 जून 2023 को शिफ्ट 2 में कंडक्ट किया गया था, वो आपको यहां पर करा रही हूं। देखिए, आप अपनी ग्रामर ठीक कर लो, वोकैबुलरी ठीक कर लो, आपको लगता है नाउ इट इज इन प्लेस। उसके बाद आपको सबसे पहले जो करना है वो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद जो लुमिनेयर के मॉक टेस्ट हैं जो बिल्कुल हूबहू उसी पैटर्न पर बनाए गए हैं, आपको वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो लुमिनेयर का जो इंग्लिश मास्टरी कोर्स है आप उसको ज्वाइन करें और बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी प्रोग्रेस आप इंग्लिश में देखें। चलो देखो, अब यहां पर मैं आपके लिए ये देखिए यहां पर क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस। और पोएम जो है हमारी दैट इज अ रिवर। अब मैं आपके लिए पढ़ती हूं। इन मदुरै सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स हु sang ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स every summer a river dries to a trickle in the sand। अभी मैं आपको समझाती हूं। तो ये पोएम, फर्स्ट लाइन देखो, मदुरै। तो मदुरै जो है वहां पर पोएम की सेटिंग हो रही है। मदुरै अ सिटी इन सदर्न इंडिया। मदुरै कैसी सिटी है? मदुरै इज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स हु sang ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स। और ये जो पोएट्स थे, ओके, ये जो मदुरै में पोएट्स थे, दे ओनली sang देयर सॉन्ग्स अबाउट सिटीज एंड टेम्पल्स। वो मदुरै की तारीफ में और वहां पे जो मंदिर है उनकी तारीफ में इन्होंने काफी सारे सॉन्ग्स गाए। एवरी समर अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल। हर गर्मी के मौसम में वहां पर क्या होता है, मदुरै में एक नदी है विच ड्राइज टू अ ट्रिकल। ट्रिकल होता है बिल्कुल ही एक पतली सी, जो कहते हैं ना बूंद 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 करके टपकना। नदी इतनी ज्यादा सूख जाती है कि उसमें इतना कम पानी रह जाता है कि इट ऑलमोस्ट बिकम्स अ ट्रिकल इन द सैंड बारिंग द सैंड रिब्स। देखो, जब नदी के ऊपर से पानी हट जाएगा तो हमें क्या नजर आएगा? हमें नीचे की सैंड नजर आएगी। और ये कह रहे हैं कि पानी तो इतना ज्यादा सूख जाता है कि मानो बूंद बूंद करके वहां पर गिर रहा है। ओके, तो पानी इतना कम वहां पर रह जाता है। जब पानी हट जाता है तो देखो सैंड कैसी नजर आएगी? सैंड बिल्कुल फ्लैट थोड़ी नजर आएगी। सैंड में भी लाइंस बन जाती हैं और वो लाइंस ऐसा लग रहा है जैसे सैंड की रिब्स हैं, जैसे कि हमारे वो होता है ना रिब केज, उसमें वो हड्डियां होती हैं, वैसी वो नजर आती हैं। ओके, स्ट्रॉ होती है पुआल एंड विमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स। ओके, यहां पर क्या दिया गया है कि स्ट्रॉ एंड विमेन्स हेयर, औरतों के जो बाल हैं और जो स्ट्रॉ है वो वाटर गेट्स को, वाटर गेट्स क्या होते हैं? वाटर गेट्स वो वाले गेट्स होते हैं दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, गेट्स दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लड वगैरह में ये काफी काम करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो क्या दिया गया है कि रिवर जो है वो ड्राई हो गई, सैंड रिब्स तक विजिबल हो जाती है, और स्ट्रॉ और औरतों के जो बाल हैं उन्होंने वाटर गेट्स को क्लॉग कर दिया है। क्लॉग करने का मतलब होता है ब्लॉक कर दिया है। ओके, और आगे है यहां पर रस्टी बार्स। यहां पर ये जो गेट्स वगैरह हैं उन पर जंग लग गई है, दे आर लाइक रस्टी बार्स। नेक्स्ट देखो, अंडर द ब्रिजेस विद पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर देम। जो आपके फ्लड गेट्स हैं और साथ ही साथ जो ब्रिजेस हैं, जो पुल वगैरह बने हुए हैं, उन सब के ऊपर पैचेस ऑफ रिपेयर हैं, यानी कि उनकी मरम्मत करके उनको ठीक ठाक किया गया है। पिछले हमने क्या देखा कि वो रस्टी भी हैं। रस्टी का मतलब क्या हुआ? रस्टी का मतलब उन पर जंग लग गया है, उनकी मरम्मत करके जो है उनको ठीक किया जा रहा है। ओके, ऑल ओवर देम, तो यानी कि हालात बहुत अच्छे नहीं है। नदी बिल्कुल सूख जाती है, फ्लड गेट्स जो है वो औरतों के बालों से, हे से, ओके, स्ट्रॉ से वो क्लॉग हो जाते हैं, और जो ये ब्रिजेस हैं और ये जो फ्लड गेट्स हैं इनको रिपेयर की आवश्यकता है। The wet stones glistening like sleepy crocodiles। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है शाइनी, चमक वाला। इसका मतलब है शाइनी, फाइन।
यहां पर आगे आपसे कह रहे हैं कि जो वेट स्टोन्स हैं, जो बड़े पत्थर हैं, अब पानी हट गया तो बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं, जो वेट स्टोन्स हैं दे आर शाइनी, वो इस तरह से चमकते हैं जैसे कि मानो वो कोई स्लीपी क्रोकोडाइल हो। पानी में जानवर भी तो होते हैं, क्रोकोडाइल्स भी होते हैं, राइट? तो उनको कंपेयर किससे किया गया? उनको कंपेयर किया गया स्टोन्स को स्लीपी क्रोकोडाइल्स से। और जो ड्राई वंस हैं, ड्राई वंस व्हाट? द ड्राई स्टोन्स, जो ड्राई पत्थर हैं उनको किससे कंपेयर किया जा रहा है कि दे आर लाइक वाटर बफलोज लाउंजिंग इन द सन। नदियों में भैंसे भी तो जाती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो ड्राई वाले स्टोन्स हैं वो बफलोज हैं दैट आर रेस्टिंग इन द सन। ओके, यहां तक आपको क्लियर? तो बेसिकली मदुरई के जो पोएट्स थे उन्होंने वहां पर केवल टेम्पल्स वगैरह के बारे में लिखा, लेकिन इस नदी के बारे में नहीं लिखा। फिर ये कह रहा है द पोएट ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स। ये जो पुराने के जमाने के पोएट्स हैं, इन्होंने केवल फ्लड्स के बारे में ही जिक्र किया है, इन्होंने केवल फ्लड्स के बारे में ही जिक्र किया है और फ्लड्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया है, जो हम आगे देखेंगे। ओके, ही वॉज देयर फॉर अ डे। तो ये जो पोएट है ये कह रहा है कि वो जो पोएट्स थे जिन्होंने केवल फ्लड्स के बारे में लिखा, ही वॉज देयर ओनली फॉर अ डे, क्या वो वहां पर केवल एक दिन के लिए गए थे? जरा ये बताओ। ओके, वॉज ही देयर ओनली फॉर अ डे व्हेन दे हैड द फ्लड्स? अगर वो फ्लड के बारे में लिख रहे हैं तो क्या वो केवल एक दिन के लिए गए थे जब वहां पर ये फ्लड्स आए थे? उन्होंने समर्स के बारे में क्यों नहीं लिखा? पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग। जब फ्लड्स आते हैं तो क्या सिचुएशन होती है? पीपल एवरीवेयर, लोग सब जगह जो हैं, दे टॉक ऑफ द इंचेस राइजिंग। वो इस तरह से बात करते हैं कि किस तरह से नदी का जो पानी है वो एक एक इंच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वो बढ़ रहा है। of the precise number of cobbled steps run over by the water rising। precise का मतलब क्या होता है? precise का मतलब होता है एग्जैक्ट। ओके, एग्जैक्टली कितनी ऐसी सीढ़ियां हैं, प्रिसाइज का मतलब एग्जैक्टली कितनी ऐसी सीढ़ियां हैं, कॉबल्ड का मतलब होता है स्टोन्स वाली सीढ़ियां, ठीक है? एग्जैक्टली कितनी ऐसी सीढ़ियां हैं विच आर रन ओवर बाय द वाटर राइजिंग, जिनको उठता हुआ जो पानी है, वाटर जब राइज कर रहा है तो उसने इन सीढ़ियों को कवर कर लिया है पानी ने। यानी कि कितनी ऐसी सीढ़ियां हैं जो पानी के नीचे चली गई हैं। क्लियर? आगे, राइजिंग ऑन द बेदिंग प्लेसेस, जो वहां पर नहाने के स्थान हैं वहां पर भी वाटर लेवल राइज हो रहा है इस फ्लड की वजह से। एंड द वे इट कैरीज ऑफ 3 विलेज हाउसेस। ओके, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से ये जो बाढ़ है ये गांव के 3 घरों को बहाकर ले गई। एंड द वे इट कैरीज ऑफ, उनको अपने साथ ले गई, ठीक है? 1 प्रेग्नेंट वुमन एंड अ कपल ऑफ काउज, केवल 3 घरों को ही नहीं ले गई, एक प्रेग्नेंट वुमन को भी ले गई और साथ में अ कपल ऑफ काउज। अ कपल ऑफ काउज का मतलब क्या हुआ कि 3 गायों को भी जो है, सॉरी, प्रेग्नेंट वुमन को एंड अ कपल ऑफ काउज, 2 गायों को ये जो है अपने साथ बहाकर ले गई। नेम्ड गोपी एंड वृंदा एज यूजुअल, और कितने यहां पर देखो गाय का नाम भी दिया गया है कि गोपी और वृंदा नाम की 2 गायों को ये जो फ्लड है अपने साथ ले गया। क्लियर? तो यहां पर इस पोयम में आपको क्या बताया गया है? यहां पर इस पोयम में एक फ्लड के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है? और जो पोएट है वो इस बात से थोड़ा नाराज है कि जो रियल सफरिंग ऑफ द पीपल है, ठीक है, जो रियल सफरिंग ऑफ द पीपल है वो नहीं बताई गई। फ्लड को एक तरह से बस ऐसा लगता है कि पोएट यहां एक दिन के लिए आया था और इस फ्लड के बारे में लिख के वो चला गया। तो ये थी हमारी पोएम जिसमें मैंने एग्जैक्टली आपको एक एक लाइन का क्या मतलब है वो समझा दिया। देखो, मुश्किल पोयम नहीं आती, पर आपके दिमाग में पहले से ऐसे होता है कि वो पोयम आ गई बड़ी मुश्किल होगी, नो। और वहां पर आप थोड़ा प्रेशर में होते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, एक टेंस सा एटमॉस्फेयर आपके दिमाग में होता है, इसलिए बहुत सिंपल से पोयम करने में भी आपको दिक्कत आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रही बहुत सिंपल है, आई एम नॉट सेइंग दैट आइदर। ओके, पोयम जो है
कंपेरेटिवली बहुत बार सिंपल नहीं होती। अब इसके क्वेश्चंस दिखाती हूं आपको। व्हाट डू वेट स्टोन्स एंड ड्राई स्टोन्स इन द पोएम, व्हाट आर दे कंपेयर्ड टू। ओके, जो वेट स्टोन्स हैं और जो ड्राई स्टोन्स हैं उनकी तुलना किससे की गई है। अब मैं आपको वापस ले जाके दिखाती हूं कहां पर इसका आंसर है। ओके, गिव मी अ सेकेंड। यहां पर देखो कहीं पर होगा, हाँ जी यहां पर देखो, वेट स्टोन्स जो है ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, तो वेट स्टोन्स हमारे स्लीपी क्रोकोडाइल्स हैं, और जो ड्राई वन है वो कंपेयर किए गए हैं वाटर बफेलोज से। तो आओ देखते हैं इसका आंसर। ओके, तो यहां पर देखो, ओ बड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहां पर वाटर बफेलोज पहले और यहां पर क्रोकोडाइल्स, और यहां पर क्रोकोडाइल्स पहले और वाटर बफेलोज दोनों में सेम है, लेकिन बस कौन सा पहले आ रहा है वो चेंज कर दिया गया। तो वेट स्टोन्स किसके जैसे हैं, वेट स्टोन्स क्रोकोडाइल्स के जैसे हैं माय डियर, तो डी इज माय राइट आंसर। वहां पर आपको यू हैव टू मेंटेन योर काम, शांति से पढ़ना, शांति से पढ़ना। ओके, तो यहां पर डी हमारा राइट आंसर है। ओके, और घबराना मत, सारे आंसर्स आपके पोएम में छिपे हैं। फर्स्ट वन, आगे देखो, हु इज ही इन द सेकेंड स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा में ही कौन है, द पोएट, गोपी वृंदा, अ पर्सन फ्रॉम द विलेज। ओके, अब हम देखें हु इज ही इन द सेकेंड स्टैंजा। अब हमारा सेकेंड स्टैंजा जो है, आगे चलूं मैं, हाँ, द पोएट ओनली सैंग ऑफ, यहां पर आगे सेकेंड स्टैंजा यहां पर है एक्चुअली, हाँ, ही वॉज देयर फॉर अ डे, ये वर्ड पूछ रहे ही कौन है, तो पोएट पूछ रहा है ना कि क्या वो यहां पर केवल एक दिन के लिए आया था, ही वॉज देयर फॉर अ डे। ये ही किसके लिए कह रहा है, ये उन पोएट्स के लिए, उस पोएट के लिए कह रहा है जिसने कि फ्लड्स के बारे में लिखा और इन सफरिंग के बारे में नहीं लिखा। तो आंसर यहां पर ए है। आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं, गोपी और वृंदा तो गायों के नाम थे, अ पर्सन फ्रॉम द विलेज का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो आंसर हमारा ए है। हाउ इज द ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटी, सिटी का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, सिटी में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, ओल्ड एंड इन नीड ऑफ रिपेयर, फ्रेशली रिपेयर्ड, या फिर इन गुड कंडीशन। हमने पोएम में क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि जो फ्लड गेट्स हैं वो क्लॉग्ड है। क्लॉग्ड का मतलब है कि उनमें से, उसमें चीजें अटकी हुई हैं जिसकी वजह से पानी जो है पार नहीं जा रहा है, उनको रिपेयर्स की आवश्यकता है, वो रस्टी हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी ना। तो यहां पर ओल्ड एंड इन नीड ऑफ रिपेयर, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बी इज माय करेक्ट आंसर, 3 के लिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। What is the setting of the poem? ये पोएम कहां सेट की गई है, what is the background of the story, what is the setting of the poem, where do you think it has been set up, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैं आपको कोई रामबाण दूंगी करने का, मेरे पास रामबाण नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीजें आपकी प्रैक्टिस से ही इंप्रूव होती हैं। तो यहां पर देखो, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम, सेटिंग ऑफ द पोएम बिल्कुल फर्स्ट लाइन में है, मदुरै, मदुरै, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, डी मदुरै, MADURAI, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाउ डिड अदर पोएट्स सिंग अबाउट मदुरै, इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शन, ये आपके एग्जामिनर के फेवरेट हैं, ये आपके हर पेपर में देखे गए हैं, ये और मैचिंग, पता नहीं क्यों आपको इतने दबा के दिए जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ के काम चला दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, देखो, हाउ डिड द अदर पोएट्स सिंग अबाउट मदुरै, अदर पोएट्स sang of cities and temples, other poets sang only of the flood, other poets sang of the drought, या other poets sang of animals। ये 4 ऑप्शंस हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं यहां पर, ओके, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, अदर पोएट्स sang of cities and temples या अदर पोएट्स sang of only of the flood, अदर, ये सारे आपको दिए गए हैं। अब ध्यान से हम क्या करते हैं, क्या दूसरे जो पोएट्स हैं दे sang of cities and temples, बिल्कुल बिगिनिंग में देखो, ओके, इन मदुरै सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स, पोएट्स who sang of cities and temples, तो yes they sang of cities and temples। ओके, और दूसरा तो वो क्वेश्चन करता ही है कि वो फ्लड के बारे में इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं, लोगों की सफरिंग क्यों नहीं बता रहे, ये तो हमारा होगा ही ए, ये तो होगा, ये यहां नहीं है
और ये यहां नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे कट गए। ओके, अदर पोएट्स सैंग ओनली ऑफ द फ्लड, यस दे सैंग ओनली ऑफ द फ्लड, और उन्होंने लोगों की सफरिंग, समर, ड्राउट, उन सब के बारे में नहीं कवर किया। सो व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज गोइंग टू बी सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, this is going to be the correct answer. Question number 5, my answer here is C. Okay, तो इस तरह के questions आपको attempt करने आने चाहिए, और make sure, okay, हमने इस तरह के questions आपका जो लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल है उसमें काफी डाले हैं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए ना, कैसी भी बॉल फेंकी जाए, आपका छक्का सही लगे। Read the following passage and answer the question. ये आपको यहां दिया गया है, देखो। Digital technologies have profoundly changed childhood. Profoundly means deeply. ये हमारी comprehension number 2 है। And adolescence. Adolescence होता है किशोरावस्था। The internet and the means to access it, such as tablets and smartphones, along with the social media platforms and messaging apps, have become integral part to the lives of youth around the world. अब अगर आप इतना ही देखेंगे तो आपको पता चल जाए किसके बारे में है, यह है डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में, और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का क्या इंपैक्ट पड़ा है चाइल्डहुड पर और एडोलेसेंस पर। The internet and the means to access it, ये सारा हो गया। They have transformed education and learning. Yes, digital technologies ने education और learning को transform किया है, तभी तो देखो आप कहां, मैं कहां, और मैं पढ़ा रही हूं आपको। The way they make and maintain friendship, how they spend their leisure time is free time, their engagement with wider society, तो exactly क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो इस पोर्शन में आपका कवर किया गया है कि हाउ इट हैज इम्पैक्टेड। आगे चलिए, यूनिसेफ। ओके, यूनिसेफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2017, उनका क्या कहना है? चिल्ड्रन इन अ डिजिटल वर्ल्ड रिपोर्ट रिवील्स मीन्स शोज। ये क्या दिखाता है? इट शोज दैट 1 in 3 इंटरनेट यूजर्स इज यंगर 18 years and 71% of 15 to 24 year olds are online. ये एग्जैक्टली डाटा है जो यूसेज के बारे में कि कितना वो यूज कर रहे हैं, मेकिंग देम द मोस्ट कनेक्टेड एज ग्रुप वर्ल्ड वाइड। ओके, तो 15 to 24 years olds जो है, दे आर द मोस्ट कनेक्टेड एज ग्रुप वर्ल्ड वाइड। However, the so-called digital divide, okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से जैसे ये however आया, टोन चेंज हो गई। इन छोटी छोटी बारीकियों को आप नोट करेंगे। ये जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड का मतलब ये होता है ओके, कोई भी चीज, मान लीजिए मैं कहती हूं फाइनेंशियल डिवाइड, दो लोगों के ग्रुप्स बन जाना, एक जिनके पास है, एक दूसरा जिनके पास नहीं है। डिजिटल डिवाइड, एक वो ग्रुप जिनके पास टेक्नोलॉजी है, दूसरा वो ग्रुप जिनके पास नहीं है। However, the so-called digital divide is substantial. 346 million youth are not online. एक तरफ तो हम ये बता रहे हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ हम बता रहे हैं कि इतने यूथ ऑनलाइन नहीं, और ये कहां पर हैं? अफ्रीकन एडोलेसेंट्स आर मोस्ट इफेक्टेड। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पर पड़ा है? इन पर पड़ा है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये डिजिटल डिवाइड के बारे में है। 60% आर नॉट कनेक्टेड कंपेयर्ड विद 4% इन यूरोप। यूरोप में केवल 4% लोग कनेक्टेड नहीं है, और यहां पर 60%। Young people who lack digital skills live in remote regions. जो वो लोग जिनके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है, where do they live? Where are they found? ओके, वो रहेंगे आपके रिमोट रीजन्स में, माइनॉरिटी लैंग्वेज बोलेंगे, ऑल्सो बीइंग लेफ्ट बिहाइंड इन हार्नेसिंग द अपॉर्चुनिटीज। इनको पीछे छोड़ा जा रहा है। ओके, आगे। Some children have never been online or have little access and are missing out on the benefits of connectivity. ठीक है, तो अब वो नहीं है ऑनलाइन, तो क्या दिक्कत आ रही है कि दे आर मिसिंग आउट ऑन द कनेक्टिविटी। ठीक है, आगे देखिए, डिजिटल एडवांसेस हैव देयर फ्लिप साइड टू। फ्लिप साइड का मतलब डिसएडवांटेज। देखो यहां से फिर टोन चेंज, ये टोन चेंज आइडेंटिफाई करना आपके लिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कौन सी चीज का आंसर कहां मिलेगा। तो डिजिटल एडवांसेस की जो फ्लिप साइड है, फ्लिप साइड एक ईडीएम है जिसका मतलब होता है कि इसका नेगेटिव क्या है।
ओके इसका नकारात्मक पहलू क्या है? बुलिंग इज नो लॉन्गर लेफ्ट टू स्कूल गेट्स। यस, बुलिंग, बुलिंग क्या होता है? किसी बड़े इंसान का छोटे को डराना धमकाना। अब बुलिंग केवल स्कूलों में ही नहीं हो रही है। साइबर बुलिंग इज अ न्यू मेथड फॉर बुलीज टू हर्ट एंड ह्यूमिलिएट देयर विक्टिम्स विद द क्लिक ऑफ अ बटन। अब साइबर बुलिंग आ गई है। वर्ड्स एंड इमेजेस पोस्टेड ऑनलाइन दैट आर डिजाइंड टू कॉज हार्म आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिलीट, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ री-विक्टिमाइजेशन। बुलिंग केवल एक बार ही नहीं हो रही है, बार बार। नेगेटिव्स आ गए। Concerns have also been raised about the time children spend using digital technology. पहली डिसएडवांटेज हमने देख ली साइबर बुलिंग की। अब हम किस पर आ गए? अब हम आ गए हैं कि वो टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं, टाइम। नेक्स्ट इज दिस, ठीक है, एंड इट्स इफेक्ट ऑन देयर फिजिकल एक्टिविटी। अगर वो सारा टाइम अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर ही है, तो फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ का क्या? एविडेंस सजेस्ट मॉडरेट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी को कम यूज करना है। दिस कैन बी बेनिफिशियल टू चिल्ड्रंस मेंटल वेलबींग। एक्सेसिव यूज कैन बी डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट्रीमेंटल? हार्मफुल। चिल्ड्रंस सोशल रिलेशनशिप सीम्स टू बी एनहांस्ड, वो इंक्रीज होती हैं बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्पेशली सिंस मोस्ट ऑफ देयर सोशल सर्कल इज नाउ ऑनलाइन। एविडेंस ऑन फिजिकल एक्टिविटी इज मिक्स्ड। ओके, अब फिजिकल एक्टिविटी के बारे में क्या कहते हैं? इसके बारे में मिक्स्ड है। एंड बेटर रिसर्च इज नीडेड इन दिस एरिया, और इस एरिया में हमें बेटर रिसर्च की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, बहुत सारी जगह आपका जो सिलेबस बताते हैं ना, उसमें इतने वर्ड्स का पैराग्राफ होगा, इस तरह से आपको दे देते हैं। बट इस पैराग्राफ की आप लेंथ देखना, इट इज अ लॉन्ग वन, नॉट पैराग्राफ, सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन। इस कॉम्प्रिहेंशन की आप लेंथ देखो। डिस्पाइट दीज इश्यूज, देखो फिर टोन चेंज हो गई कि ये मुद्दे तो हैं। हमने क्या डिस्कस किया? डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे इंपैक्ट कर रही है यूथ को और टीनेजर्स को। फिर हमने उसके बारे में पढ़ा कि कौन से एरिया में ज्यादा लोग हैं डिजिटली ऑनलाइन और कौन से एरिया में नहीं है। उसके बाद फिर हम इसके नेगेटिव्स पर आ गए। अब देखो फिर से टोन चेंज हुई। डिस्पाइट दीज चेंजेस, पॉपुलैरिटी एंड यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज विल कंटिन्यू टू ग्रो। ऐसा नहीं है डिसएडवांटेजेस है तो ये ग्रो नहीं होगा। However, an intergenerational gap exists in digital knowledge एंड लिटरेसी, मतलब पीढ़ियों के बीच गैप बहुत ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि एक को टेक्नोलॉजी आती है, एक को नहीं। टीचर्स एंड पेरेंट्स दे नीड ट्रेनिंग। अब अगर ये गैप है तो फिर सोल्यूशन क्या है? टीचर्स एंड पेरेंट्स नीड ट्रेनिंग टू टीच डिजिटल स्किल्स एंड ऑनलाइन सेफ्टी टू चिल्ड्रन। बच्चों को डिजिटल स्किल सिखाने के लिए, ऑनलाइन सेफ्टी सिखाने के लिए पेरेंट्स को ट्रेनिंग चाहिए। दे आर ऑल्सो क्रूशियल टू हेल्पिंग यंग पीपल एक्सेस रिलायबल न्यूज एंड इंफॉर्मेशन सोर्स एंड navigate the pressures of social media, highlighting in a report। ये रिपोर्ट कब रिलीज हुई है? यहां पर आपको दिया है। आगे, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा रहता है। Schools are also important forums। एक तो पेरेंट्स टीचर सीखकर एजुकेट करें, दूसरा स्कूल्स में इंपॉर्टेंट है फॉर डिस्कसिंग साइबर बुलिंग, एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स विच आर नीडेड टू इंक्लूड ऑनलाइन हैरेसमेंट। Children and adolescents must be the priority of national and global digital policies, not only to protect them। हमें केवल उनको ऑनलाइन हार्म से ही नहीं बचाना है, but also to allow technology to help them to fulfill their full potential। ठीक है, उनको हार्म से बचाइए और टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपना पूरा पोटेंशियल कैसे अचीव करेंगे वो आपको दिखाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरे का पूरा। अब आ जाइए, हाउ हैज डिजिटल टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ यूथ अराउंड द वर्ल्ड। ओके, बिल्कुल बिगिनिंग में यूथ को कैसे इंपैक्ट किया है वो सारा कुछ आपको दिया गया है, राइट। देखो, अब यहां पर हम देखते हैं कि डिजिटल डिवाइड ने किस तरह से इंपैक्ट किया है। ओके, देखते हैं। यहां पर देखो, फर्स्ट वाले पर आएंगे अब हम। हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव प्रोफाइंडली चेंज चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। यहां पर कहां पर दिया है? हाँ, दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड देयर एजुकेशन। एजुकेशन में चेंज किया, लर्निंग में चेंज किया, किस तरह से वो फ्रेंड्स बनाते हैं उसको चेंज किया, अपना वो लेजर टाइम कैसे स्पेंड करते हैं उसको चेंज किया, एंगेजमेंट विद वाइडर सोसाइटी इसको चेंज किया। आंसर इसमें है। अब ये वाले हमें उसमें मिल रहे हैं क्या? आओ देख लेते हैं।
ओके, दे हैव मेड एजुकेशन एंड लर्निंग मोर एक्सेसिबल, यस ये तो करेक्ट है. दे हैव नॉट चेंज द वे वी मेक एंड मेंटेन फ्रेंडशिप, इनकरेक्ट. बुलिंग को इरेडिकेट कर दिया, बुलिंग का कोई जिक्र ही नहीं है वहां पर. इट हैज इंक्रीज द टाइम यूथ स्पेंड आउटडोर्स, ये भी कहीं नहीं है. सो सिक्स्थ वाले के लिए, क्वेश्चन 6 के लिए आंसर हमारा ए है. ए इज द करेक्ट आंसर. यूजिंग द इंटरनेट टू हर्ट एंड ह्यूमिलिएट ससेप्टेबल पीपल इज कॉल्ड, ये देखो, रीविक्टिमाइजेशन, साइबर स्पेस, एंटी बुलिंग या फिर साइबर बुलिंग. ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7. इंटरनेट को यूज करना किसी को हर्ट करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग, डी. ओके, डी इज गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बताऊं. ऐसे क्वेश्चंस ना, अगर आप इनको सही करेंगे तब मैं ये मानूंगी कि आपको कॉम्प्रिहेंशन सही समझ में आने लगी है. मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस इन्हें कहते हैं. देखो आपके सामने ये मल्टीपल ऑप्शंस है और फिर इनमें से कौन से एप्लीकेबल है. जब आप ये सही करने लगोगे ना, तब आप समझ जाना कि आपको कॉम्प्रिहेंशन अब दुख नहीं देगी. नाउ इट विल नॉट बी अ पेन इन योर नेक, इट विल बिकम योर ट्रम्प कार्ड. क्लियर? देखो ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं आपके मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस. ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन का मतलब क्या है? मल्टीपल ऑप्शन का मतलब है, देखो इस तरह से आपको ये 1 2 3 4 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसके बाद फिर आपसे पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन से करेक्ट हैं. ओके, तो ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, बिकॉज आपको एक एक देखना पड़ता है और फिर ये देखना पड़ता है कि पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन में एग्जैक्टली मुझे क्या दिया गया है. एम आई राइट? बिल्कुल यही तो होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और स्टूडेंट का इसको देखते दिमाग खराब हो जाता है. बट एनीवेज दिया है तो करेंगे. देखो, ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. 346 million youth are online. Young people who lack digital skills mostly live in remote regions. One of the 3 internet users is younger than 18 years. And 60% adolescents in Africa, 4% in Europe are not connected to internet. 75% of 15 to 24-year-olds are online. ये सारे आपको दिए हैं. तो मैं आपको comprehension पर वापस लेकर जाती हूँ. ओके, अब देखो हमारा सबसे पहला वाला जो था, ओके, ध्यान से अगर हम देखें, चलो एक एक करके ले ले क्या, कि ये कहां दिया है, ये कहां दिया है, इस तरह से. ओके, ओ सॉरी, यहां पर देखो, अब हम ढूंढेंगे ये 346 कहां लिखा हुआ है. 346 मिलियन यूथ, ये वाला हम ढूंढते हैं. नंबर है तो आसानी से हम इसको पैसेज में लोकेट तो कर पाएंगे. आओ देखते हैं कहां पर है. कहीं है यहां पर तो कहीं मुझे नजर नहीं आया. यहां पर कहीं पर है, यस ये रहा. 346 मिलियन यूथ आर नॉट ऑनलाइन. ये तो कह रहा है कि दे आर नॉट ऑनलाइन. तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हुआ? फर्स्ट वाला जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो गया. ओके, इनकरेक्ट हो गया तो इस पे मैं कांटा लगा दूं या मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए इनकरेक्ट. ए ऑप्शन गलत है तो हमारा ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता. अगला देखते हैं. यंग पीपल हु लैक डिजिटल स्किल्स मोस्टली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दे मोस्टली लिव इन रिमोट रीजन्स. आओ अब ये देख लेते हैं. ओके, वो वाला जो पार्ट है ना जहां पे यंग लोगों में डिजिटल स्किल्स क्यों नहीं है, ये वहां पर होगा. ठीक है, अब आ जाओ यहां पर देखते हैं हम यहां पर क्या दिया गया है. यंग पीपल who lack digital skills, they live in remote regions or they speak a minority language. 2 रीजंस दिए गए हैं पर मोस्टली वाला पार्ट यहां पर नहीं है, तो सेकंड वाला भी जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, चलो सेकंड वाला देख लेते हैं हम. ओके, यहां पर देखें, यंग पीपल हु लैक डिजिटल स्किल्स, ओके, मोस्टली तो ये वाला भी जो है मेरा ये इनकरेक्ट हो गया. 1 in 3 इंटरनेट यूजर्स इज यंगर देन 18 ईयर्स. अब मैं 18 नंबर ढूंढती हूं आपके पैसेज में. नंबर 18 कहां पर है? ओके, यहां पर तो नहीं है कहीं पर भी. यहां पर देखें कहीं है? नो. अब यहां पर देखूं मैं, ये रहा. ओके, चिल्ड्रन इन अ डिजिटल वर्ल्ड रिपोर्ट रिवील्स दैट 1 in 3 इंटरनेट यूजर्स इज यंगर देन 18 ईयर्स. ये यहां दिया है और आगे है 71% 15 से 24 ईयर ओल्ड जो हैं वो ऑनलाइन है. तो ये देखते हैं अब हम, अगर हम ध्यान से देखें तो आगे
यस, यहाँ 1 in 3 इंटरनेट यूजर्स इज यंगर देन 18, यस ये मेरा करेक्ट है, तो सी तो मेरा करेक्ट है, यहां लिख लेती हूं। 60%, अच्छा 75% इन 15, ये 71 था, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि वहीं पर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, सी मेरा करेक्ट है। ओके, उसके बाद क्या है रह गया हमारा डी, 60% ये एडोलेसेंट्स इन अफ्रीका वाला। मैं बहुत धीरे धीरे कर रही हूं, हालांकि हम ऑलमोस्ट आंसर पर आ चुके हैं। ओके, अफ्रीका वाला कहाँ है? यहां पर तो नहीं है, जहां पर वो नॉट कनेक्टेड वाला पोर्शन है ना, वहां पर है। एक मिनट देखिए, हम 60% कहीं नजर आ रहा है आपको? बताइए नंबर, ये रहा, ये रहा। African adolescents, the most affected 60% are not connected compared with 4% in Europe. ओके जी, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। 60% एडोलेसेंट्स अफ्रीका में और 4% यूरोप में, दे आर नॉट कनेक्टेड। डी भी मेरा करेक्ट है। अब देखो सी एंड डी हमारे करेक्ट आए। एक तो इतना करने के बाद फिर हम आंसर पे पहुंचे, लेकिन ये जो ऑप्शन है यहां पर है ही नहीं, ये जो ऑप्शन है ये यहां पर है ही नहीं। एम आई राइट? ये जो ऑप्शन है यहां पर है ही नहीं, बिकॉज ये वाला तो जो है ये कंफर्म करेक्ट है और ये वाला भी जो है ये कंफर्म करेक्ट है, सी और डी बिल्कुल क्लियरली हमने पैसेज में से उठाया है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है कि आपका एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है, जो कि करेक्ट नहीं है, उसके जो ऑप्शंस दिए उनमें कोई भी मैच नहीं हो रहा है। सो यू विल एंड अप गिविंग इन अ लॉट ऑफ टाइम बट यू विल नॉट कम टू द आंसर, क्योंकि यहां पर आपके ऑप्शन में सी एंड डी होना चाहिए था, जो यहां पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलो अगले पर चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंटरजेनरेशनल गैप डजंट एग्जिस्ट, ये तो गलत है क्योंकि पैसेज में कहा गया है कि इंटरजेनरेशनल गैप है, तो ये वाला मैं कांटा लगा दूं। Moderate use of digital technology can be beneficial to children's mental well-being. Excessive use of digital technology can be beneficial to children's mental well-being. Correct, ये वाला which of the following statement is correct? Okay, बताओ। The popularity of digital technologies is on decline. ये चार आपके सामने और इसका आंसर आप बिना पैसेज देखे ही दे सकते हैं। 9th का यहां पर आंसर क्या है? ये वाला कि मॉडरेट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल हो सकती है चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ के लिए। एक्सेसिव यूज बेनिफिशियल होगी? जी नहीं। ओके, डिक्लाइन है? जी नहीं। तो आंसर बी, बी इज माय करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बी है। What is the antonym of detrimental? Detrimental का मतलब हार्मफुल, कोई ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाए। ओके, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट पूछा है ना आपने, यूजफुल। आंसर सी, सी इज माय करेक्ट आंसर। क्रूशियल क्या होता है? क्रूशियल इज इंपॉर्टेंट। डूइंग मॉक टेस्ट इज क्रूशियल। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, चेंज फॉर द बेटर, प्रेशर दबाव। सो 10th, व्हाट इज माय आंसर? माय आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 as you can see here, 10th my answer here is going to be C. C is the correct answer. ठीक है, आगे चलिए मेरे साथ। ये देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, ये हमारा थर्ड है। ओके, तीसरे वाला। इट वॉज रेनिंग वेन राहेल केम बैक टू एमन। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन एमेनम सॉरी। प्लांटिंग सिल्वर रोप्स स्लैम्ड इनटू लूज अर्थ, प्लाविंग इट अप लाइक गन फायर। आई वुड से लैंग्वेज मुश्किल है, towards the difficult side. The old house on the hill wore its steep, gabled roof pulled over its ears like a low hat. यहां पर रूफ की डिस्क्रिप्शन है। यहां पर क्या है? यहां पर रूफ की कैसी रूफ है उसकी डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर दी गई है। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन यहां पर आपको दी गई है। अब यहां पर आगे चलें। द वॉल्स स्ट्रीक्ड विद मॉस हैड ग्रोन सॉफ्ट एंड बल्ज्ड अ लिटिल विद डैम्पनेस दैट सीप्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो वॉल्स हैं वो डैम्पनेस की वजह से थोड़ी फूल गई हैं। द वाइल्ड ओवरग्रोन गार्डन इट वॉज फुल ऑफ द विस्पर एंड स्करी ऑफ स्मॉल लाइव्स। स्करी होता है मूवमेंट, यानी कि गार्डन इतना ओवरग्रो हो गया है कि उसके अंदर छोटे छोटे जीव जंतु हैं। In the undergrowth, a rat snake rubbed itself against a shining stone. Hopeful yellow bullfrogs cruised the scummy ponds for mates. Okay? ये एक टाइप का बुलफ्रॉग है, वो जो है वो पॉन्ड्स में है।
A drenched mongoose flashed across the leaf-strewn driveway. तो यहाँ पर एक घर की डिस्क्रिप्शन है और घर जो है बहुत पुराने स्टाइल का है और प्रोबेबली उसकी बहुत अच्छी देखभाल नहीं हो रही है, तभी वहां पर गार्डन जो है इतना ओवरग्रो हो गया है, उसमें इतने सारे जीव जंतु हो गए हैं, पॉन्ड इज फिल्ड विद वाटर एटसेट्रा. द हाउस इट सेल्फ लुक्ड एम्प्टी. देखो जो मैंने अभी कहा कि प्रोबेबली वहां कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा. द डोर्स एंड विंडोज वर लॉक्ड. द फ्रंट वरांडा बेयर अनफर्निश्ड. उसमें कोई ज्यादा फर्निशिंग नहीं है. बट द स्काई ब्लू प्लाईमाउथ विद क्रोम टेल फिन्स वॉज स्टिल पार्क्ड आउटसाइड एंड इनसाइड. ध्यान से देखो, ये एक कार है और अगर आपको नहीं पता कि भाई ये कार है कि नहीं, क्लियरली देखो यहां पर लिखा है वो पार्क की गई है आउटसाइड. और क्या पार्क किया जाता है? गाड़ियां. ओके, सो कार इज पार्क्ड देयर और कार का ये कलर है स्काई ब्लू. ओके, ये उसका कलर है. ओके, एंड इनसाइड बेबी कोचम्मा वॉज स्टिल अलाइव. क्या ऐसा है कि इस घर में कोई नहीं रह रहा? इस घर में है बेबी कोचम्मा. इज दिस रियली अ बेबी? लेट अस सी. She was Rahil's baby grand aunt, her grandfather's younger sister. तो ये एग्जैक्टली कौन है? बेबी कोचम्मा. हु कौन है वो दिया गया है. और इनका रियल नेम क्या है? हर नेम वॉज रियली नवोमी. नवोमी इपे, IPE, ये इसका पूरा नाम है. But everybody called her baby. She became baby कोचम्मा when she was old enough to be an aunt. राहेल्स hadn't come to see her though. ये इससे मिलने नहीं आया है. ये कोई व्यक्ति है जो बाहर से घर को देखता है. घर बहुत ही अनकेप्ट कंडीशन में है. अंदर घर के कौन है? बेबी कोचम्मा. नाइदर नीज नॉर बेबी grand aunt labored under any illusions on that account. illusions और that account, उनको कोई इस बारे में मिसबिलीफ नहीं है. ठीक है, आगे. ही हैड कम टू सी हर ब्रदर एस्था. किससे मिलने आया है? इससे मिलने आया है एस्था, ESTHA. देवर 2 egg twins. तो एस्था कौन है? देवर 2 egg twins. और egg twins कैसे? Dizotic. Doctors called them. They were born from separate but simultaneously fertilized eggs. Estha Esteban was the older by 18 minutes. और ये जो है ये 18 मिनट बड़ा. आगे. They never look much like each other. Estha and Rahel, and even when they were thin-armed children, flat-chested, worm-ridden, and Elvis Presley puffed, there was none of the usual who is who and which is which. तो अब आपको ट्विंस के नाम पता चल गए. एक तो एस्था है और दूसरा है ये राहेल जो आया है. ठीक है, दीज आर द ट्विंस. और जब ये बिल्कुल छोटे बच्चे थे, पतले पतले हाथों वाले, फ्लैट चेस्टेड, इनके पेट में कीड़े होते थे, इनकी हेयर स्टाइल एल्विस प्रेस्ली जैसी थी. देयर वाज नन ऑफ द यूजुअल हु इज हु. ठीक है, बड़ा कौन है इनमें? बाय 18 मिनट्स दिस पर्सन. From over smiling relatives और Syrian Orthodox bishops who, okay, कोई confusion नहीं था. Okay, or Orthodox bishops who frequently visited the Amen house for donations. The confusion lay in deeper, more secret places. Clear? अब यहां पर देखो, why had Rahel come to see? Okay, यहां पर why की जगह होना चाहिए who. ये किससे मिलने आया था? बिशप्स, हर सिस्टर, बेबी कोचम्मा या एस्था? बताइए इसका आंसर कहां छिपा हुआ है? क्लियरली अगर हम देखें तो यहां पर ये रहा. Rahel hadn't come to see her though neither niece nor baby grand aunt labored under any illusions on that account. He had come to see her brother Estha. Okay, चलिए, Estha is my answer. So what is my answer? Answer here is D. Question number 11, D is the answer. कभी कभी हम बहुत गहराई में पढ़ते हैं और सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस. यस, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, किस तरह से जो है यहां पर कॉम्प्रीहेंशन में ये सेंटेंसेस आए हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, डोर्स एंड विंडोज वर लॉक्ड. A rat snake rubbed itself against a glistening stone. Silver slanting ropes slammed into loose earth.
Wild overgrown garden was full of whisper and scurry. Syrian Orthodox bishops frequently visited the Amen household. अगर आप ध्यान से देखें तो पैसेज कहाँ एंड होता है, यही होता है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स बिशप्स थे इनको कोई कंफ्यूजन नहीं होती थी, इस पे एंड होता है। अगर आप ध्यान से देखें सारों में, बिकॉज बाकियों में क्या है, घर का डिस्क्रिप्शन है, घर का डिस्क्रिप्शन है, ई एंडिंग होना चाहिए, ई एंडिंग ना तो ये है, ई एंडिंग ना ये है, तो हमें इन दोनों में से एक आंसर चुनना है, बी और सी। ओके, अब देखो अगर हम ध्यान से देखें बाकी सारों में, ठीक है, बाकी सारे जितने आपको दिए गए हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपकी ये वाली लाइन है जो मैं भी आपको ढूंढ कर दिखाती हूं कि स्लांटिंग सिल्वर रोप्स, इसी से शुरू हुआ है। जस्ट अ मोमेंट, यहां पर देखो, प्लांटिंग सिल्वर रोप्स स्लैम्ड इनटू लूज अर्थ, यहां पर दिया गया है, सो दिस विल बी माय फर्स्ट वन। अगर मुझे फर्स्ट एंड लास्ट मिल गया है, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट वन, सी विल बी माय फर्स्ट वन। यहां पर फर्स्ट वन इज सी, लास्ट इज ए, और इस ऑप्शन में केवल यही है आ रहा है, तो बी इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीबॉडी? यस, आपको कभी कभी पूरा करने की जरूरत भी नहीं होती, पर ये वाले ट्रिकी होते हैं, इनको आप खूब प्रैक्टिस करें। हाउ आर एस्था एंड राहेल रिलेटेड, बताइए उन दोनों में क्या रिलेशंस हैं? अनआइडेंटिकल ट्विन्स हैं, ये वर्ड हमने पढ़ा क्या कहीं, जरा मुझे बताओ। ओ, ये भी हमारा मल्टीपल ऑप्शन वाला है, मल्टीपल ऑप्शन, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। वो अनआइडेंटिकल ट्विन्स है, डाइजॉक्टिक ट्विन्स है, आइडेंटिकल है, टू एग ट्विन्स है, या ट्विन सिस्टर्स है, ये सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बताओ मुझे आंसर कहां है इसका। 13 के लिए वेयर इज माई आंसर? 13 के लिए अगर हम ध्यान से देखें, अनआइडेंटिकल ट्विन्स हैं, यस, लास्ट में तो आपको कहा गया ना कि कंफ्यूजन कभी हुआ ही नहीं, लास्ट में अगर आप देखें तो कंफ्यूजन तो कभी हुआ ही नहीं ना किसी को। ये देखो, देयर वॉज नन ऑफ द यूजुअल हु इज हु, कि कौन कौन है, इसका कंफ्यूजन कभी हुआ ही नहीं, तो यस पहले वाला तो हमारा करेक्ट है, ए। और ए कहां पर है? ए केवल यहां पर है, इतने से भी आप खत्म कर सकते हैं। दूसरा देखो, वो डाइजॉक्टिक ट्विन्स है, यस, ये भी आपको दिया। और तीसरा क्या है? तीसरा देखो, या तो वन आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल होंगे तो ये वाला कट गया। टू एग ट्विन्स हैं, यस, ये भी दिया है आपके पैसेज में। आपको मैं बी और डी दिखाती हूं कहां पर है। कहां पर है हम? ओके, यहीं पर है। ये रहा, टू एग ट्विन्स हैं, यस, ठीक है, डाइजॉक्टिक है, यस, born from separate but simultaneously fertilized eggs, ये भी यहां पर आपको दिया हुआ है सारे का सारा। तो यहां पर अब आप वापस आ जाइए, यस, ये करेक्ट है, यस, ये वाला मेरा करेक्ट है, करेक्ट है। फिर ट्विन सिस्टर्स, ये भी कहीं नहीं है, तो ए बी डी इज माई करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। 13 इज गोइंग टू बी ए। What would best describe the word gabbled from the passage? Okay, false ceiling, triangular canopy over a window or a door, iron grill, triangular upper part of a wall at the end of a ridge roof, या फिर to make a noise। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और ये भी एक मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होगा? गैबल्ड, GABLED, गैबल्ड। अब गैबल्ड में यस, ट्रायंगुलर क्नोपी ओवर अ विंडो और डोर, एक तो ये होता है, ठीक है, और एक ये होता है ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ अ वॉल एट द एंड ऑफ अ रिज्ड रूफ, ये दोनों। सो आंसर यहां हमारा क्या होगा? बी। इसके लिए दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर। क्लियर? आंसर यहां क्या है? आंसर हमारा बी है। नेम द प्लेस रेफर्ड टू इन द पैसेज। कोचम्मा, कोचम्मा तो इंसान का नाम है, प्लेस है ही नहीं। ये भी इंसान का नाम है, प्लेस है ही नहीं। ओके, और दूसरे ऑप्शंस क्या रह गए? ये दोनों रह गए 15 में। ओके, 15 में अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो ये मेरा आंसर है। अब आप बोलेंगे मैम ये कहां है? पहली लाइन में ही है, पहली लाइन में ही है, आओ देख लेते हैं। देखो, ये रहा, it was raining when Rahel came to this place. Yes, your answer.